हम मिडिल क्लास फैमिलीज के सोसाइटी में सफलता मेनली दो बेसिस पे मेजर किया जाता है। पहला ये कि जब तक आप स्कूल या कॉलेज में हैं तब तक ये मेजर किया जाता है कि आप कितने मार्क्स या कितने परसेंटेज लेके आ रहे हैं, उसी को सफलता माना जाता है। जबकि आफ्टर स्कूलिंग या कॉलेज के बाद उस परसेंटेज का सफलता से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखाया जाता है। और दूसरा सफलता का पैमाना ये है कि आप स्कूलिंग या कॉलेज के बाद कितना पैसा कमा रहे हैं, उस हिसाब से मापा जाता है। क्या यह पूरी तरह सत्य है? हम ये भी जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो बहुत धनाढ्य लोग हैं वो भी सफल नहीं हैं। हम सफल उनको मानते हैं जिसके पास नेम, फेम, मनी के साथ साथ पावर भी हो, और उस सब के बाद सबसे जरूरी है कि रिस्पेक्ट हो, उसके फैमिली में रिस्पेक्ट हो, उसके सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो। ये ज्यादा जरूरी है। आप कितना ही सफल क्यों ना हो जाएं, जब तक आप एक अच्छा पेरेंट नहीं बनते, आप एक अच्छा भाई नहीं बनते, एक अच्छे दोस्त नहीं बनते, आपके सारी सफलताओं का कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया में हर वर्ष लगभग लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं विद देयर डिजायर क्वालिफिकेशन एंड डिजायर परसेंटेज। हम यहाँ पे बात मोर देन 75% पाने वालों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। जबकि उन्होंने परसेंटेज अच्छा लाया है, उन्होंने कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, लेकिन वो जब भी आउट ऑफ कॉलेज निकलते हैं तो फिर वो उस मैनर में अपनी डिग्री को सफलता में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं जिस मेहनत से उन्होंने कॉलेज में उसको अर्जित किया है। इसका रीजन जो है उसे कहते हैं ईक्यू फैक्टर। आपने आईक्यू तो अर्जित कर लिया बाय योर हार्ड वर्क, लेकिन आपने ईक्यू नहीं पाया। इस वीडियो में बताए गए आईक्यू और ईक्यू फैक्टर को जानने के बाद आप अपने पास्ट के आईक्यू को तो नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका जो परसेंटेज बन चुका, जो मार्क्स बन चुका, वो तो वही रहेगा। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो ईक्यू का राइट इम्प्लीमेंटेशन है उसे आप अच्छे तरह से जान जाएंगे। और इसकी गारंटी मेरे तरफ से है कि अगर आप उसे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे तो एक बेहतर आईक्यू वाले से ज्यादा आप सफल हो सकते हैं, अगर आप बेहतरीन तरीके से ईक्यू का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जब आईक्यू टेस्ट किया गया था तो उसमें मुख्यतः 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए थे। पहला मैथमेटिक्स, जिसमें कि आप मैथ के कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा रीजनिंग, जिसमें कि आप क्या कैसे हो रहा है ये सब जज करते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया था वो था लॉजिक, कि कैसे कैसे ये पैटर्न बना के क्या सेटअप बनाएगा। और चौथा था पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, तो 9 के बाद क्या आएगा। स्कूल कॉलेज में हमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में पढ़ाया जाता है आईक्यू को अचीव करना। भारत के मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस को A+B का होल स्क्वायर के फार्मूले तक नहीं आते, फिर भी वो करोड़ों लोगों के वोट लेने में सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास EQ फैक्टर है। सफलता में IQ का 20% रोल होता है, लेकिन EQ का 80% रोल होता है। दुनिया में 80% सफल लोग हुए हैं जिनके पास EQ ज्यादा होता है और IQ कम होता है। IQ हम हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हैं, बट EQ को हासिल करने के लिए आपके पास सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, सोशल स्किल्स चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, रादर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सोसाइटी में आपने ये जरूर देखा होगा कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सफल हो जाते हैं, जबकि वहीं इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट्स या MBA किया हुआ स्टूडेंट उतना सफल नहीं हो पाता है। यहाँ पे रीजन यही है कि उसने अपने कॉलेज में या कंपटीशन एग्जाम देकर उसने IQ हासिल कर लिया, लेकिन उसके पास EQ नहीं है। जबकि सोसाइटी में उसको सफल होने के लिए EQ चाहिए। EQ मीन्स टू से इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन आपके फ्रेंड से ज्यादा है, दोनों ही किसी अजनबी शहर में गए हैं और वहां पे रूम ढूंढ रहे हैं। पिछले 2-3 घंटे से ढूंढ रहे हैं। आप दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं रूम ढूंढते ढूंढते, और रूम मिल नहीं रहा है।
तभी आप दोनों की नज़र में एक और होटल दिखाई देता है जहाँ पे बात करने आप दोनों जाते हैं, जिसमें से पहले आप गए और वहाँ पे रूम के लिए बात किया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का सेम जवाब आया कि सर हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है और हम आपको रूम प्रोवाइड नहीं करा सकते। तभी आप वहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हैं और मिसबिहेव करने लगते हैं। आप वहाँ पे गाली गलौज करने लगते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम समझते क्या हो अपने आप को। ये सब आपके साथ हो जाता है। ये सारी सिचुएशन आपका फ्रेंड पीछे से देख रहा था। वो जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास और वो भी यही बात करता है कि सर हमें रूम चाहिए। सेम जवाब रिसेप्शनिस्ट की तरफ से आता है कि सर हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है और हम आपको रूम प्रोवाइड नहीं करा सकते। बट आपके फ्रेंड के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो उसका वहाँ पे अच्छे से यूज करता है। वो वहाँ पे उसके साथ सिंपैथी शो करता है, वहाँ पे उसके साथ बातों ही बातों में बॉन्डिंग बना लेता है, जिससे कि वहाँ पे उसको रूम तो नहीं मिलता है बट वो जाते टाइम अपना वहाँ पे कार्ड देते हुए जाता है। वह बोल के जाता है कि सर अगर शाम तक कोई रूम खाली हो जाता है तो कृपया हमें इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। अब इस सिचुएशन में सोचिए कि अगर रूम खाली होता है तो आपको वो कॉल आएगा या आपके फ्रेंड को आएगा। मोस्ट प्रोबेबल केस यही है कि आपके फ्रेंड को ही कॉल आएगा, ना कि आपको। यहाँ पे जो आपके फ्रेंड ने यूज किया है वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। डेनियल सर ने इमोशनल इंटेलिजेंस को मेनली 4 पॉइंट्स में कवर किए हैं और वो 4 पॉइंट्स हैं सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बस इन 4 पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया और उसे राइट वे में इम्प्लीमेंटेशन कर लिया तो आपके लाइफ और रिलेशनशिप में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आज के इस मॉडर्न दुनिया में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि सफलता इस पर निर्भर करता है कि आपको कौन जानता है और उनके साथ आपका किस भावना के साथ संबंध है। फर्स्ट पॉइंट सेल्फ अवेयरनेस, जिसके अंदर ये है कि आप अपने भावनाओं के बारे में कितना जानते हैं, उसको दूसरे के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और ये भी जानना जरूरी है कि आप अपने आप को कितनी गहराई के साथ दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें आप सेल्फ कंट्रोल, मतलब कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो, चिढ़ लग रहा हो, अपनी जुबान को उस टाइम काबू रखना है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके ऑनेस्टी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा निभाना है और एडेप्टिबिलिटी होना चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट में, कि मतलब जो भी अड़चने या रुकावटें आए उसके साथ आप एडजस्ट कर सकें। तीसरे पॉइंट में सोशल अवेयरनेस आता है, जिसमें इम्पैथी कह सकते हैं। इम्पैथी सिंपैथी से आगे की स्टेप है। सिंपैथी में आप दूसरों के भावनाओं के साथ सिर्फ जुड़ते हैं और इम्पैथी में आप उस पर एक्शन लेते हैं। इसे समझने के लिए आप ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए आपके दोस्त के घर कोई हादसा हो गया, तो आप अपने दोस्त के साथ सिंपैथी, दुख जाहिर करने के बजाय एम्पैथी, मतलब कि उसको उसके घर तक छोड़ के आएँ, मतलब उसके एक्शन ले दुख में। आपके कार्य सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब कि दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए, जिससे उनकी नीड पूरी हो जाए। फोर्थ पॉइंट है सोशल स्किल, जिसके एक अच्छे एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी हैं, कि उनका एक विजनरी लीडरशिप था कि वो फ्यूचर देख सकते थे। डेवलपिंग अदर्स, मतलब दूसरों को गाइडेंस के साथ बूस्ट करना। और फिर कम्युनिकेशन, गांधी जी के पास इतनी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल थी कि उनके एक शब्द से देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन उनके साथ खड़ी हो जाती थी। इसीलिए अंग्रेज उनसे ज़्यादा डरते थे और गांधी कोई सोल्जर नहीं थे कि उनसे कोई डरे। ना ही उनके पास अंबेडकर जैसे उस टाइम डिग्रियां थीं, फिर भी वो अंबेडकर से बड़े नेता हुए। जिसमें नेक्स्ट है टीम वर्क, बिल्डिंग बॉन्ड्स और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल गांधी और अंबेडकर के ही कॉन्फ्लिक्ट्स को ले लीजिए। एट द एंड समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि आईक्यू का बेस्ट एग्जाम्पल एक रोबोट है और ईक्यू का बेस्ट एग्जाम्पल एक सक्सेस पॉलिटिशियन है।